आखिर हमारे साइंटिस्ट हमारी शैडो को जिंदा क्यों करना चाहते हैं और पेपर के ऊपर बैठने से ट्रेवलिंग के टाइम पर हमें वोमिटिंग क्यों नहीं आती। साथ ही साथ आज आप ये भी जानने वाले हैं कि कैसे आगे आने वाली जनरेशंस के एक नहीं बल्कि दो बायोलॉजिकल फादर होंगे। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं एक से एक जबरदस्त फैक्ट्स जो आप तक कभी भी नहीं आने दिए गए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि अपना ये मैन वर्सेस वाइल्ड हो या फिर बहुत सी कंट्रीज के जो जवान होते हैं ना, वो जब भी जंगलों में जाते हैं ना तो अपने साथ एक बेहद ही अजीब सी चीज को रखते हैं जिसे कहा जाता है कपूर। पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि वो ऐसा करते ही क्यों हैं। तो देखो गाइस, जो कपूर होता है ना, इसकी स्मेल काफी ज्यादा तेज होती है। तो अगर बाई चांस कोई भी जहरीला सांप इनके पास आ जाता है तो उसको भगाने के लिए ये उसके सामने कपूर को खोलकर रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर फिर एक सांप कपूर से डरता ही क्यों है। तो देखो गाइस, ये जो स्नेक होते हैं ना, ये अपनी जीभ और जैकोब्सन ऑर्गन जो कि इनके मुंह के अंदर होता है ना, उससे स्मेल को सेंस करने का काम करते हैं। अब जो ये कपूर होता है, भाई हमें सबको पता है कि इसकी जो स्मेल होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो उस केस में ये ना, ये सांप के सेंसरी सिस्टम को ओवरलोड कर देती है जिसे वो ना टेक्निकली बर्दाश्त नहीं कर पाते। मतलब देखो, ये ठीक वैसा ही होगा कि अभी काफी ज्यादा तीखी मिर्चों को मैं आपके सामने लाऊं और उनको गर्म तेल में डाल दूं, तो उस सिनेरियो में वो होता है ना, मैं छींक आती है, खांसी आती है, मतलब माहौल बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ठीक वही चीज एक कपूर सांप के केस में करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन तरीके की जगहों पर जाएं तो अपने साथ कपूर को जरूर लेकर जाएं। गाइस, हम इंसान भी दूसरे जानवरों की तरह ना सिर्फ बहुत ज्यादा इवॉल्व हुए हैं बल्कि बढ़ते हुए समय के साथ हम आज भी इवॉल्व होते हुए चले जा रहे हैं। अब देखो, अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो हम इंसान जो है ना, वो बहुत रैपिड पेस से इवॉल्व हुए हैं और बाकी के जानवर नहीं हो पाए। लेकिन अगर इसमें भी डिफरेंशिएट करके देखा जाए तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इस इवोल्यूशन के टाइम के दौरान और आज भी एक मर्द ज्यादा जल्दी इवॉल्व हो रहा है या फिर औरत? वेल गाइस, ये क्वेश्चन जितना ज्यादा अजीब है, प्रैक्टिकली उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। और इसी इंटरेस्टिंग चीज का आंसर कई सालों की रिसर्च के बाद फाइनली 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा ने दिया है, जिसके अकॉर्डिंग आज की डेट में एक मर्द एक औरत के कंपैरिजन में ना भाई बहुत तेज स्पीड के साथ इवॉल्व हो रहा है। पर क्यों? तो देखो गाइस, शुरुआती दौर से ही एक सर्टेन एज के बाद हम मर्दों को अलग अलग तरीके के कंपटीशन को फाइट करते हुए ना सिर्फ अपना और अपनी फैमिली का पेट भरना होता था बल्कि उन्हें बहुत सी चीजों से प्रोटेक्ट करना भी होता था, जिसकी वजह से एक मेल का ब्रेन जो है वो बहुत ही कम एज में ही चैलेंजिंग माहौल में रहने की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स को ना सिर्फ ज्यादा रिलीज करता है बल्कि वो उन्हें मैनेज करना भी बखूबी सीख गया है। जिसकी वजह से आज की डेट में क्या हो रहा है कि एक मेल का ब्रेन फीमेल के कंपैरिजन में जल्दी मैच्योर हो जाता है। क्योंकि देखो, प्रैक्टिकली जिस एज में लड़कियां अपनी जिंदगी जी रही होती हैं, बहुत से लड़कों को अपना वो बचपन छोड़कर समाज में बाहर निकलकर धक्के खाकर पैसा कमाना होता है। एंड इवन भाई आज की डेट में तो लड़कियों के कंपैरिजन में लड़कों के लिए पैसा कमाना भी ना बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखो, इससे क्या हो रहा है कि इससे आज की डेट में हम मर्दों का जो दिमाग है ना, वो बहुत तेज स्पीड से खुद को इवॉल्व कर रहा है। और देखो, ये भी एक सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए आपने इस चीज को नोटिस भी किया होगा कि फिजिकली हम इंसान इवॉल्व होकर जैसे बनेंगे उसके प्री सिम्टम्स लड़कियों के कंपैरिजन में लड़कों की बॉडी में हमें जल्दी दिखने लगते हैं। हालांकि देखो, भले ही ये चेंज अभी काफी ज्यादा छोटे स्केल पर हो, लेकिन अगर ये सिनेरियो इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला गया तो 40 साल के बाद या 50 साल के बाद प्रैक्टिकली आप एक मेल और एक फीमेल के अंदर अच्छे खासे इवोल्यूशनरी डिफरेंस को देख सकेंगे। एंड प्रैक्टिकली ये चीज ना बहुत ज्यादा अजीब होगी। गाइस, लास्ट वीडियो पर हमारे एक भाई ने मुझसे ये पूछा था कि भाई ट्रेवलिंग के दौरान अगर हम एक पेपर के ऊपर बैठ जाते हैं तो हमें वोमिटिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वेल गाइस, ये देखो, एक ऐसी प्रैक्टिस है ना जिसे बहुत से इंडियंस के द्वारा फॉलो किया जाता है। बट क्वेश्चन इज दिस कि आखिर ये काम कैसे करता है? तो देखो गाइस, नॉर्मली ट्रेवलिंग के दौरान हमें वोमिटिंग मोशन सिकनेस की वजह से आती है, क्योंकि उस समय पर हमारी आंखें जो होती है ना, वो देखो बिल्कुल ही नॉर्मल विजन को देख रही होती है, लेकिन हमारा इनर ईयर जो बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने का काम करता है वो मोशन को डिटेक्ट करता है। अब जब आंख और मिडिल ईयर का ये सिग्नल आपस में मिसमैच हो जाता है तो हमारा दिमाग है ना इस इंफॉर्मेशन से ओवरलोड हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट हमें वो बड़ी अजीब सी वोमिटिंग वाली फीलिंग आने लगती है। लेकिन जैसे ही आप किसी पेपर के पीस के ऊपर बैठते हो, तो क्योंकि अब आपका ध्यान ट्रैवलिंग से कहीं ज्यादा उस पेपर के पीस के ऊपर है, तो इस समय पर दिमाग में जो सिग्नल मिसमैच हो रहे थे ना, प्रैक्टिकली दिमाग उसे कभी भी प्रॉपर तरीके से प्रोसेस कर ही नहीं पाता है, क्योंकि दिमाग का जो मेन फोकस रहेगा वो तो पेपर के ऊपर रह गया ना। तो इस पोजीशन पर क्या होता है कि मोशन सिकनेस के जो सिम्टम्स होते हैं, यानी कि वोमिटिंग आना या अजीब सा फील होना, वो काफी हद तक हमारा दिमाग निग्लेक्ट कर देता है। तो देखो गाइस, इन शॉर्ट आप भी कह सकते हो कि इसके पीछे का जो रीजन है ना, वो मेडिकली ना होकर साइकोलॉजिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकली इस समय पर ना कुछ समय के लिए आप अपने दिमाग को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, और अगर आपका दिमाग ज्यादा स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वो बेवकूफ नहीं बनेगा और उन लोगों के लिए ये चीज
बिल्कुल भी काम नहीं करती। गाइस, क्या आपको पता है कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, नो मैटर कि वो किस स्पेस एजेंसी से बिलोंग कर रहे हो, उनको ना स्पेस में कभी भी चाय और कॉफी पीने के लिए नहीं दी जाती। अब आप बोलोगे कि भाई चाय और कॉफ़ी तो बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं हमें जगाए रखने के लिए, तो इतनी बेसिक सी चीज़ आखिर एस्ट्रोनॉट्स को क्यों नहीं पिलाई जाती? वेल गाइस, आज इस वीडियो में ना मैं आपको स्पेस का एक बेहद ही घिनौना फैक्ट बताने वाला हूं, और वो ये है गाइस कि स्पेस में गया हुआ कोई भी एस्ट्रोनॉट कभी भी डकार नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसके मुंह से बाहर आएगा कुछ इस तरीके का सेमी सॉलिड वेस्ट, जिसको कि वोमिट के नाम से जाना जाता है। एंड माइंड यू, वोमिट नहीं, वोमिट। पर ऐसा होता ही क्यों है? तो देखो गाइस, हमारी अर्थ पर जो एक ग्रेविटी होती है ना, ये डाइजेस्टेड खाने और पानी को ना पेट में मौजूद लाइट वेटेड गैसेस से सेपरेट रखती है। अब क्योंकि देखो गैसेस जो है वो लाइट वेटेड होती हैं, तो ये ना पेट में ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं और ये आसानी से बर्ब यानी कि डकार के रूप में बाहर आ जाती हैं। बट भैया, स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से ये जो गैसेस होती है ना, ये डाइजेस्टिव खाने या फिर फ्लूइड में मिक्स हो जाती हैं, ये उससे अलग नहीं हो पाती। अब इस केस में अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट जो है वो डकार लेता है तो उसके मुंह से कुछ इस तरीके की बबली शेप जैसा एक अजीब सा ना सेमी सॉलिड फ्लूइड बाहर आता है, जो ऑनेस्टली किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए ना बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग होता है। और देखो, यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए भाई ये जो नेचुरल सा फिनोमेना है अजीब सा, ये स्पेस में ना हो, इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके खाने से ना सोडा या ज्यादा गैस पैदा करने वाले फूड्स जैसे कि बीन, कैबेज, टी एंड कॉफी एक्सेट्रा को पूरे ही तरीके से हटा लिया जाता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। गाइज, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो भले ही सुनने में अभी आपको काफी ज्यादा अजीब लगे, लेकिन अब है ना आगे आने वाली जो हमारी जनरेशंस होगी ना, हो सकता है कि उनके बायोलॉजिकल एक नहीं बल्कि दो फादर हों। वेल, अब ये सारी चीजें कैसे होंगी, चलिए उसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो देखो गाइस, करंट सिनेरियो कुछ ऐसा है कि एक बच्चा बड़ा होकर किन किन जेनेटिक्स बीमारियों का सामना करेगा, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसकी इंटेलिजेंस कैसे होगी, ये सब कुछ ही 90% डिपेंड करता है फादर के डीएनए पर। लेकिन देखो, प्रॉब्लम बस इतनी सी क्रिएट हो रही है कि आज के समय में ना स्ट्रेस और आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से हम ह्यूमंस जो है ना वो अपने कोर डीएनए के स्ट्रक्चर को ही लूज कर चुके हैं, जिससे देखो क्या हो जाता है ना कि बहुत ही कम उम्र में ही बच्चों की जो है आईसाइट वीक हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, और बहुत से लोग है ना बेफिजूल में ही स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और देखो गाइस, काफी हद तक तो ये भी देखा गया है कि सिर्फ डीएनए ट्रेंड चेंज होने की वजह से ना जिन इंसानों को टेक्निकली लाइफ में जितना अचीव करना चाहिए था वो उतना भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली भाई वो जेनेटिक्स की बीमारियों को ओवरकम करने में ही उलझा हुआ है, तो अपनी सक्सेस पर क्या खाक ध्यान देगा? तो देखो, अब इस चीज को ठीक करने के लिए चाइनीज रिसर्चर्स ने क्या किया कि उन्होंने लैब में ना 50 चूहों के डीएनए को एडिट किया है। मतलब बिल्कुल शुरुआती दौर में ही ना उन्होंने एक टेस्ट को कंडक्ट किया, जिससे उनको ये पता चला कि ये जो पर्टिकुलर बेबी चूहा है ना, जब ये बड़ा होगा तो इसको कौन कौन सी जेनेटिक्स बीमारियां हो सकती हैं, और इसलिए उन्होंने दूसरे मेल चूहे के उन डीएनए ट्रेंड्स को उठाया जो इस बेबी चूहे के अंदर से मिसिंग थे। अब क्या किया कि जो इस बेबी चूहे का एक्चुअल फादर था और जो दूसरा मेल था, उन दोनों के ही डीएनए को आपस में मर्ज किया गया और वो डीएनए डाला गया इस बेबी चूहे के अंदर, जिससे देखो क्या हुआ कि डीएनए के बेसिस पर जो भी कमियां इस बेबी चूहे में रह गई थी, प्रैक्टिकली वो हम साइंटिस्ट ने लैब के अंदर पूरी कर दी। एंड गेस व्हाट, ये एक्सपेरिमेंट भाई बहुत हद लेवल का सक्सेसफुल रहा है। तो अब देखो आगे आने वाले समय में क्या होगा कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर ना आपको एक टेस्ट कंडक्ट कराना होगा अपने बेबी का, जिसके बाद डॉक्टर को ये पता चल जाएगा कि बड़ा होकर इसको क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, और उसी हिसाब से किसी दूसरे मेल के डीएनए से सिर्फ वही ट्रेंड को लिया जाएगा जो आपके बच्चे के अंदर मिसिंग होंगे। जिससे देखो गाइस, इस पोजीशन पर ना बायोलॉजिकल तो आपके बेबी के 2 फादर होंगे, लेकिन इससे ना हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, और वो ये है कि आगे आने वाले समय में उसको जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी बीमारियां होने लगेंगी भाई, वो एक ही झटके में हम इंसानों के बीच से टोटली गायब हो जाएंगी। और देखो गाइस, एक्चुअली में ना ये चीज ना किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि फिर उस केस में आगे चलकर हम सिर्फ फेलियर अपनी लाइफ में अपने सर्कमस्टेंसेस और अपनी मेहनत की वजह से जो है वो फेस करेंगे। हम डीएनए या अपनी कमियों की वजह से उस फेलियर को फेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो ऑनेस्टली बहुत सही चीज होगी। गाइज, आपने भी बहुत से बड़े बड़े शिप्स के ठीक सामने कुछ इस तरीके से बहुत सी फिशेस को स्विम करते हुए तो जरूर देखा होगा, जो देखने में ना भाई बहुत ज्यादा अजीब भी लगता है, और हमको ऐसा लगता है कि भाई ये चीज करके ये फिशेस अपने आप को खतरे में डाल ही क्यों रही हैं। बट प्रैक्टिकली क्या आपको पता है कि ऐसा करके एक मछली अपने आप को खतरे में नहीं डालती है, बल्कि वो अपने आप को जिंदा रखती है। तो देखो भाई लोगों, यहाँ ना बिल्कुल एक साइंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है, जो ये बोलता है कि जब भी कोई बड़ा शिप पानी में चलता है ना, तो उसके बल्बस के कारण उस जगह पर
यानी कि उस शिप के ठीक सामने पानी का जो फ्लो होता है वो पीछे होने की बजाय आगे की तरफ पुश होने लगता है, जिससे पानी में ना एक बेहद ही लो एफर्ट एरिया जनरेट होता है, जिसके अंदर जब फिशेस स्विम करती है ना तो उनको ना के बराबर मेहनत लगती है। मतलब देखो ये ठीक वैसा ही है कि अभी मैं आपसे बोलूं कि आपको है ना रनिंग करनी है, लेकिन अपना हाथ पीछे ऐसे आपकी पीठ पर पुश करते हुए आपको आगे ले जाऊं, तो टेक्निकली आप रनिंग तो कर रहे होगे, लेकिन आपको ना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफर्ट तो मैं लगा रहा हूं ना अपने हाथ से। प्लस जब पानी में ये फ्लो पैदा होता है ना तो एक्चुअली में काफी ज्यादा उथल पुथल हो जाती है पानी के अंदर, तो जो छोटे मोटे सी एनिमल होते हैं या फिर एल्गी होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं, जिसको ये पकड़कर फिशेस आसानी से खा लेती हैं और अपने पेट को बिना एफर्ट के भर लेती हैं। तो इन शॉर्ट नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी शिप या किसी भी बड़ी बोट के आगे आपको फिशेस कुछ इस तरीके से स्विम करती हुई नजर आए तो आप प्लीज उन्हें वहां से भगाइएगा मत, क्योंकि ये चीज उनके लिए खतरा नहीं बल्कि वरदान होती है। शैडो यानी कि परछाई एक ऐसी चीज होती है जो हर वक्त ही हमारे साथ मौजूद होती है, लेकिन ये अपने होस्ट से अलग हटकर अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक वॉल के सामने खड़ा होकर अपने राइट हैंड को ऊपर करता हूं तो मेरी शैडो को भी पीछे वॉल पर यही काम करना होगा। वो अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से अपोजिट कोई और काम नहीं कर सकती। राइट रॉन्ग। एक्चुअली गाइस देखो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं ना वो सुनने में आपको काफी ज्यादा अनरियल लग सकता है, लेकिन अगर चीजें इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई चली गई तो बहुत ही जल्द हमारे वैज्ञानिक हमारी इस परछाई को भी जिंदा कर लेंगे। तो अब यहाँ पर दो क्वेश्चन खड़े होते हैं, पहला कि आखिर परछाई जैसी चीज फिर जिंदा कैसे होगी, एंड सेकंड ये पागलपन करने की जरूरत ही क्या है। सो मूविंग ऑन दी फर्स्ट क्वेश्चन कि आखिर ये पॉसिबल कैसे होगा, तो देखो गाइस इसका प्रैक्टिकल आंसर ये है कि जो ये शैडो होती है बेसिकली ये लाइट की एब्सेंस में बनने वाली एक छवि होती है, लेकिन अगर इसका डेटा प्रोसेसिंग यूनिट की तरह इस्तेमाल किया जाने लगे तो ये एक स्मार्ट और आत्मनिर्भर सिस्टम भी बन सकता है। मतलब कि देखो बिल्कुल आसान शब्दों में अगर इस चीज को मैं आपको समझाऊं तो रिसेंट टाइम में देखो हमारे वैज्ञानिक है ना वो एक बड़ी अजीब सी चीज कर रहे हैं, जिसमें वो ना फोटोनिक न्यूरल नेटवर्क्स और क्वांटम अलाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, जिससे वो लोग इन दोनों ही टेक्नोलॉजी को शैडो के साथ इंटीग्रेट करने का ट्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर ना ये एक तरीके की डिजिटल कॉन्शियसनेस शैडो को बना पाएंगे। अब देखो गाइस यहाँ ना नॉर्मली वो शैडो नॉर्मल वैसी वो ब्लैक वाली शैडो भी हो सकती है जो कि नॉर्मल अभी हमें देखने को मिलती है, लेकिन अगर इस सेक्टर में हम और ज्यादा एडवांस हो गए तो हम ना एक एक्चुअल 3D होलोग्राफिक शैडो को भी बना पाएंगे। मतलब देखो ये ठीक वैसे ही होगा जैसे एंड गेम मूवी में अपने देहांत के बाद आपने टोनी स्टार्क की एक होलोग्राफिक इमेज या वीडियो को देखा होगा ना जिसमें वो रिकॉर्डेड मैसेज प्ले होता है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके सिर्फ रिकॉर्डेड मैसेज ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली एक इंसान की ही डिजिटल इमॉर्टल प्रिंट को बनाएंगे। वेल मुझे पता है कि यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा ओवरलोड हो चुकी होगी और आप में से बहुत से लोग ये पूछने का ट्राई कर रहे होंगे कि आकाश भाई प्रैक्टिकली कहना क्या चाह रहे हो, तो चलो इसको ना बिल्कुल देशी लैंग्वेज में समझाता हूं। यानी कि देखो गाइस रिसेंट टाइम में हमारे साइंटिस्ट ना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि इंसान की एक ऐसी शैडो या फिर होलोग्राफिक इमेज जिसके अंदर उसका खुद का दिमाग और चेतना हो, यानी कि मेरी ही वो शैडो मेरी ही तरह चीजों को देख सके, सुन सके और मेरी ही तरह डिसीजन भी ले सके। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होगा कैसे? तो देखो गाइस रिसेंटली गूगल डीप माइंड और MIT मीडिया लैब जैसे इंस्टीट्यूट बहुत से लोगों के दिमाग की मेमोरी, उनके बिहेवियर, उनकी स्किल और वो किस सिचुएशन में कैसा सोचते हैं, उनके दिमाग किस पैटर्न में कैसा काम करता है, इसका एक डिजिटल फुटप्रिंट बनाने का ट्राई कर रहे हैं। अब जैसे ये डिजिटल फुटप्रिंट या फिर अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि ये डिजिटल आर्टिफिशियल दिमाग बनकर तैयार होगा, इसको कनेक्ट किया जाएगा एक होलोग्राफिक डिवाइस से, जिसका की प्राइमरी काम लाइट के साथ इंटरेक्ट करके या तो वॉल पर या फिर टेबल पर ही एक 3D होलोग्राफिक कॉन्शियसनेस वाले इंसान को बनाना होगा। यानी कि वो मॉडल या फिर परछाई अगर मेरे दिमाग के फुटप्रिंट से बनी हुई है तो वो एक तरीके से मेरी ही इमॉर्टल डिजिटल कॉपी होगी जो मुझसे ही सेपरेट होकर चीजों को सोच सकती होगी और मेरी तरह ही मेरी ही इंटेलिजेंस के हिसाब से उसके डिसीजन भी ले सकती होगी। तो अब इस पॉइंट पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि भाई फिर इस चीज की जरूरत ही क्या है? तो देखो गाइस बात कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका बहुत लंबे समय तक अर्थ पर रहना ह्यूमैनिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब उस केस में अगर हम उन लोगों को एक इमॉर्टल डिजिटल शैडो में बनाकर कन्वर्ट कर लें तो प्रैक्टिकली आपने उस इंसान को 100, 200 या फिर 500 सालों तक अर्थ पर सर्वाइव करने के लायक बना दिया है। यानी कि देखो सिंपल लैंग्वेज में एक पॉइंट के बाद जाकर मेरा ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, मेरा दिमाग भी खत्म हो जाएगा, मेरी कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर यही चीज एक डिजिटल प्रिंट में सेव कर ली जाए और मेरी कॉन्शियसनेस या मेरे इंटेलिजेंस को मुझसे सेपरेट कर दिया जाए तो भाई 1000 साल, 2000 साल या फिर जब तक लोग चाहें
मुझे इस धरती पर ना सिर्फ रख सकते हैं बल्कि मेरे ही तरह सोचने वाले एक तरीके के 3D होलोग्राफिक मॉडल को भी बना सकते हैं। तो अब देखो गाइस, यहां पर बहुत से लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई फिर इस चीज के लिए शैडो को जिंदा करने की क्या जरूरत है, हम ये काम एआई रोबोट पर भी तो कर सकते हैं। तो देखो गाइस, यहां पर ना एआई रोबोट्स के साथ कुछ बेसिक सी परेशानियां होती हैं। पहला तो इनको बनाने का खर्चा भाई बहुत ज्यादा आता है। सेकेंडली, इनको मेंटेन करने के लिए और इनको चलाए रखने के लिए हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात भाई प्रैक्टिकली हमारे वैज्ञानिकों को भी समझ में आ चुकी है कि कल को अगर एआई रोबोट्स अपने आप ही और ज्यादा डेवलप हो जाते हैं तो क्योंकि देखो वो फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद हैं तो भाई वो हमारी बैंड बजा सकते हैं आसानी से। तो देखो इस चीज को ना रोबोट्स के ऊपर करना ज्यादा सेफर साइड नहीं होगी, क्योंकि अगर हम कॉन्शियसनेस को सिर्फ शैडो तक ही सीमित रखते हैं तो भले ही वो ह्यूमैनिटी को सर्व करे या फिर आगे चलकर ना करे, लेकिन वो क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है तो ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा सेफ हैंड होगी। और ये वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद डेवलप होने वाली आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस को रोबोट के ऊपर ट्राई बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और देखो गाइस, ये कोई ना कोई ज्यादा फ्यूचरिस्टिक या साइंस फिक्शनल वाली बात भी नहीं है, क्योंकि खुद गूगल और MIT का ये प्लान है कि वो साल 2050 तक ऑलमोस्ट हर वर्ल्ड के तीसरे इंसान को उसकी एक लिविंग शैडो बनाकर दे देंगे, जिसका कि यूज नो डाउट स्पेस मिशन में या फिर देखो बहुत सी ऐसी जगह पर भी आसानी से किया जा सकता है जहां पर फिजिकली हमारे लिए बैठना या फिर पहुंचना या तो इम्पॉसिबल हो या फिर काफी ज्यादा रिस्की हो। और गाइस देखो, अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट ये ह्यूमैनिटी को एक ही झटके में बदल देगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर स्पेस मिशन में हम हमारे ही डिजिटल फुटप्रिंट को भेजेंगे ना, जो अपना दिमाग भी लगा रहा होगा और चीज़ों को मैनेज भी कर रहा होगा। हम क्यों प्रीशियस साइंटिस्ट को इतना बड़ा रिस्क लेने देंगे कि वो स्पेस क्राफ्ट में बैठे और जाए और भगवान ना करे कुछ हो जाए तो ये चीज़ ह्यूमैनिटी को पूरे ही हद तक बदल कर रख देगी। आई होप गाइज आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ को थोड़ा सा भी चेंज किया तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।